नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो दूसरा पाठ है, बहू की विदा, जिसे विनोद रस्तोगी जी ने लिखा है, उसे हम करेंगे। तो ये इस पाठ का आखिरी भाग है जिसे हम अब करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि जीवन लाल जो है वो बहुत ही घमंडी और धनी इंसान है, जिसे दहेज का बहुत लोभ है। और इसी लोभ के चलते वो अपनी बहू कमला की विदाई वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कमला जो है, कमला के भाई प्रमोद ने उनकी मांग पूरी नहीं की। उन्होंने सोचा था कि उनके विवाह में उन्हें भरपूर दहेज मिलेगा, जो उन्हें नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और किसी भी हाल में वो पहले सावन बिताने के लिए अपनी बहू कमला की विदाई नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए प्रमोद जो है वो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत दुहाइयाँ देता है, लेकिन वो किसी तरह से नहीं मानते हैं। फिर राजेश्वरी जो उनकी पत्नी है, वो कहती है कि मेरे पति केवल कागज़ के रंगीन टुकड़ों पर मरते हैं, उनके लिए रिश्तों की कोई बात नहीं है। और वो चाहती है कि वो खुद ही अपने घर से पैसे देकर जीवन लाल का मुंह बंद करे और अपनी बहू कमला की विदाई करवा सके। लेकिन प्रमोद उनकी बात नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि वो घर जाकर अपना घर बेचकर फिर से पैसे लेकर आएंगे और अपनी बहन को विदा करवाकर अपने साथ ले जाएंगे। और इसी बीच उनकी अपनी बेटी, जीवन लाल की अपनी बेटी गौरी, जो कि अपने ससुराल गई है, वो भी आज पहला सावन बिताने के लिए अपने मायके आने वाली है, जिसे रमेश लेने गया है। और रमेश जो है वो आता है, घर आता है, लेकिन उसके साथ उसकी बहन नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा, जीवनलाल बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गया है, क्योंकि रमेश ने कहा है कि उन्होंने अपनी गौरी की विदाई नहीं की। और ये सुनकर जीवनलाल जो है वो बहुत दुखी होते हैं। अब हम आगे करेंगे। जीवनलाल जी, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो, यानी इतनी देर से वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हमने अपनी बेटी के विवाह में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, और अब जब उसकी बेटी नहीं आई है, ये सुनकर उनको जैसे लगा कि किसी ने उनके छाती पर घूंसा मार दिया है। विदा नहीं की, क्यों नहीं की विदा, यानी हमारी बेटी की विदाई उन्होंने नहीं की, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं किया उन्होंने विदा। रमेश फिर कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया, यानी अब जो है रमेश उसे बताता है कि क्यों गौरी की विदाई नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले तो जीवनलाल जो है वो काफ़ी देर से यही कहे जा रहे थे कि हम लोग मूछ वाले हैं, हम लोग नक्कटे नहीं हैं, हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में इतना कुछ दिया है कि वो लोग दांतों तले उंगली दबा लिया था उन्होंने दहेज में विवाह में आकर। तो जब रमेश ने कहा कि उनका दहेज पूरा नहीं हुआ, तो उनका मुंह जो है वो बिगड़ गया। जीवनलाल जी बिगड़ कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, यानी हमने तो जितना हमारे पास था, जी भर के जो हमें देना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में हमने दे दिया था, लोभी कहीं के, यानी। और फिर वो कहने लगे कि और कैसे कह रहे हैं कि हमने दहेज पूरा नहीं दिया, लोभी कहीं के, यानी लालची कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो, बेटी वाले चाहे अपना द्वार बेचकर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भी भौं सुकड़ी ही रहती है, यानी राजेश्वरी जो है अब असलियत बता रही है कि हम लोग अगर अपनी जान दे दे या अपना घर बार बेचकर भी लड़के वालों को दे दे, लेकिन लड़के वाले कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने हमारी मांग पूरी की है, उनका मन कभी भी नहीं बढ़ता है। तो वो लोग हमेशा नाक भौं सुड़काते ही रहते हैं या सिकुड़ते ही रहते हैं। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत, यानी जीवनलाल अब जो है वो लाइन पर आ रहा था। वो कहने लगा कि मगर शराफत और इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो कुछ देर पहले, तो यानी राजेश्वरी उसे असलियत बता रही है कि थोड़ी देर पहले तुम भी तो यही व्यवहार कर रहे थे प्रमोद के साथ, कमला के साथ, और अभी तुरंत जैसे ही तुम्हारी बेटी को भेजा नहीं गया ससुराल से, तो तुम्हारी बात पलट गई, तुम अपनी बात पर
अपनी बात से तुम दूसरी बात पर चले गए। तो जीवनलाल जो है वो बहुत नाराज होता है और अपनी पत्नी को कहता है चुप रहो तुम, यानी तुम चुप हो जाओ, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो। राजेश्वरी कहती है बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी, यानी बहुत देर तक मैं चुप रही हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि, यानी बहू के घर से भी तो बहुत दहेज आया था, लेकिन तुमको लगता है कि तुमको और दहेज चाहिए और तुमने भी अपनी बहू की विदाई नहीं की। तुमको भी लग रहा है कि उन लोगों ने तुमको कम दिया। ऐसे ही उनके गौरी के घर वालों को भी लग रहा है कि तुमने उनको कम दिया है। जीवनलाल, अनसुनी करके मेरी बेटी की विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं यानी वो बहुत नाराज हो जाता है, उन्होंने मेरी बेटी को विदा ना करके मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। वो अब गुस्से से तमतमा रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके अपमान कर रहे हो, किसी का, यानी तुम भी तो किसी का अपमान कर रहे हो उसकी बेटी का विवाह ना करके। तो जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ, यानी वो और गुस्से से और तमतमाने लगा और वो कहने लगा गौरी की माँ, राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो, यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी उसके ससुराल में सुखी रहे, अच्छी रहे, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, तो तुम भी दूसरों की बेटी के साथ अपने घर में अच्छा व्यवहार करो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा ना शांति, यानी जब तक तुम बहू को बेटी नहीं समझोगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी सुख नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारे मन को संतोष मिलेगा, ना ही तुमको शांति मिलेगी। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका हुआ है, पर प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता, यानी बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं बहू को बेटी, बेटी को बहू, ऐसे अजीब अजीब बातें हैं, बहुत उलझन वाली बातें हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो राजेश्वरी कहती है अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएंगी, यानी ये जो परेशानी है कि हर व्यक्ति, हर आदमी अगर ये सोचे कि मैं बेटे वाले के साथ बेटी वाला भी हूँ, तो ये जो समस्या है ये समस्या मिट जाएगी। क्योंकि जब वो बेटे वाला बन जाता है तब लड़कियां उनके घर में आई हुई बहू के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है, और जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ भी उनके ससुराल में बुरा व्यवहार हो रहा है तो वो गुस्से से नाराज हो जाता है। लेकिन उसको ये भी समझना चाहिए कि वो भी किसी और लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है जो दूसरे के घर की बेटी है। फिर जीवनलाल कहता है रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो, यानी जो तुम कह रही हो मुझे लगता है तुम ठीक ही कहती हो। तो प्रमोद आगे बढ़ के धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, यानी वो कह रहा है कि मुझे अब यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। जीवनलाल चौंक कर प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, द्वार तक जाता है फिर घूमता है, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा, यानी वो जाते जाते फिर मुड़कर कहता है कि मैं जल्दी से फिर से आऊँगा, विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा, यानी ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही आऊँगा और आपके चोट का जो मरहम है यानी दहेज है उसे मैं भूलूंगा नहीं, मैं जल्दी ही वो पैसे लेकर आऊँगा ताकि अपनी बहन को विदा करा के लेके जाऊँ। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो, यानी मुझे और शर्मिंदा मत करो, मेरी चोट का इलाज मेरी बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है, यानी मेरी बेटी मेरे जो चोट है, मेरी चोट का जो इलाज है वो मेरे बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट देकर कर दिया है। प्रमोद लौटते हुए आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल कहता है निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर देती है, यानी एक चोट के ऊपर अगर दूसरा चोट लग जाए, दूसरा दर्द आ जाए तो पहला दर्द जो है, पहला चोट जो है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कभी कभी एक चोट भी मरहम का काम कर देती है। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है, यानी अब वो सुधर गया है, उसे पता चल गया है कि उसने जो किया है
वो बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि अंदर जाकर बहू की विदाई के लिए तैयारी करो, जल्दी करो, तुम खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों ताक रही हो। कमला का हाथ पर्दे की ओर में हो जाता है, वह हर्ष से आंसू पोंछते हुए शीघ्र से अंदर जाती है। यानी वो तो पर्दे के पीछे खड़े होकर सारी घटना सुन रही थी, देख रही थी, इसीलिए वो खुश हो जाती है और अंदर जाती है तैयारी करने के लिए। रमेश और प्रमोद मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और जीवनलाल जो है वो खिड़की की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे यवनिका यानी पर्दा गिरता है। तो इस तरह से नाटक खत्म हो जा रहा है और हमें साथ में ये सीख देते हुए जा रहा है कि कभी भी हमें बहू को बेटी और बेटी को बहू ऐसा नहीं समझना चाहिए। दूसरे की लड़की जो घर आती है उसे बहू ही समझना चाहिए और उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और दहेज की लालसा कभी भी दिल में नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।